हेलो हेलो। साउंड चेक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम से ही जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस है, देखिए जो अब हम पढ़ रहे हैं ये सब आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं, यानी जीने के लिए जो जो प्रक्रियाएं जरूरी हैं, ठीक है, जिनके बगैर जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी का या फिर कह लीजिए किसी भी जीव जंतु का। तो वो सब प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला हमने डाइजेशन जो है, पाचन पाचन प्रणाली, उसको हमने समझ लिया था, ठीक है। मैंने आपको जो वो वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जो डाइजेशन है वो रेस्पिरेशन के साथ यानी कि श्वसन के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। कैसे? हमने एक लाइन पढ़ी है बचपन में, सिंपल सी लाइन कि द फूड वी ईट गिव्स अस एनर्जी, ठीक है, फूड गिव्स अस एनर्जी। इसी लाइन का मतलब हम समझ रहे हैं साइंटिफिकली क्या होता है। तो हमने पहले खाना खाया, मैंने आपको बताया था जो हम खाना खाते हैं उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हालांकि न्यूट्रिएंट्स को हम अच्छे से समझेंगे, पूरा एक चैप्टर है न्यूट्रिशन का, उसको अच्छे से करेंगे, पर अभी के लिए आपको इतनी बेसिक बात पता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तीन रहते हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और आपके जो है फैट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो आपके विटामिन, मिनरल्स और वाटर, जिसको हम जो है रफेज के नाम से भी जानते हैं, वाटर और फाइबर, ठीक है। तो वो आपके माइक्रो रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप खाना खाते हैं तो जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो आपकी बॉडी है इनसे डायरेक्टली एनर्जी नहीं ले सकती है, ठीक है। आपकी बॉडी क्या करती है, आप जब कुछ खाते हैं तो उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है, ठीक है। सिंपल जो आप कह लीजिए मॉलिक्यूल है, ठीक है, उससे जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाती है जिनको फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो एनर्जी हमें खाना खाने से मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सीधा हमने कार्बोहाइड्रेट खाया और सीधा उसकी एनर्जी बन गई, नहीं। दोनों में पहले खाने की डाइजेशन होगी, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, बड़े जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे और फिर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया की मदद से, श्वसन की प्रक्रिया से वो जो छोटे मॉलिक्यूल्स है उनसे एनर्जी बनाई जाएगी। तो अब हम सेकंड पार्ट समझने जा रहे हैं कि हमने समझ लिया डाइजेशन में कि जो कार्ब्स हैं वो आपके टूट जाते हैं भाई सिंपल शुगर में बाय द एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज, ठीक है। वो आपके सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है और आपके फिर वो पेनक्रिया में भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो आपके प्रोटीन है वो बदल जाते हैं अमाइनो एसिड में बाय द एक्शन ऑफ, एक तो आपका जो है पेट में पेप्सिन होता है उसकी वजह से और दूसरा आपके पेनक्रिया में ट्रिप्सिन की मदद से, ठीक है जी। और लास्टली जो आपके फैट है, ठीक है, फैट और लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइपेज, ठीक है। लाइपेज जो कि आपके पैनक्रियाज में से जो है वो आपका सिक्रीट होता है। अब हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अब हम समझेंगे कैसे रेस्पिरेशन से उन मॉलिक्यूल से एनर्जी बनती है, ठीक है। क्या करेंगे इस क्लास में, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपकी श्वसन प्रणाली है, ठीक है। तो जैसे वहां पे हमने देखा था पूरा एलिमेंट्री कनाल होता है जिसमें कि सारे आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं जो जो आपकी डाइजेशन में इन्वॉल्व है। वैसे ही कौन कौन से ऑर्गन्स आपके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, श्वसन में इन्वॉल्व हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए एक तो आपका नाक है, नाक की जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, यहां से आप जानते हैं हवा अंदर जा रही है, ठीक है। यहीं से गैसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है। यहां से नोज से होते हुए जो हवा है वो फेरिंग्स में जाती है, फिर उसके बाद लैरिंग्स में जाती है, फिर वहां से ये आपका ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू पास होके फिर ये आपकी लंग्स में एंटर करती है, ठीक है। लंग्स में जो है फिर ये हवा आपकी एंटर होती है। यहां से अब हम पूरा का पूरा जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे ऑर्गन वाइज, ठीक है। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि गैस एक्सचेंज में मदद करते हैं। ध्यान रखेंगे रेस्पिरेशन में देखिए दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। एक तो आप सांस ले रहे हैं, एक सांस छोड़ रहे हैं, हम समझेंगे। आप बोलेंगे मैम ब्रीदिंग भी तो यही होती है, पर हम एंड तक जब पहुंचेंगे इस क्लास के एंड तक तब आप ये बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि ब्रीदिंग करना यानी कि सांस लेना और रेस्पिरेशन करना यानी कि श्वसन करना में फर्क है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सब में हो रही है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, हर एक लिविंग बीइंग में हो रही है, ठीक है। हम समझेंगे उनके बीच में क्या अंतर है, ठीक है, एंड तक पहुंचते पहुंचते हमें समझ आ ही जाएगा।
ऑर्गन्स आपको मैंने बता ही दिए, एक एक करके हर ऑर्गन पे जाते हैं, हमें जो रेस्पिरेशन सिस्टम है फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी वाले भाई देख लें, नाक है, फिर आपकी क्या है, ग्रसनी है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, फिर आपका स्वर यंत्र है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में, फिर आपकी श्वास नली है जिसको हम ट्रेकिया या विंड पाइप बोलते हैं इंग्लिश में, फिर आपके ब्रोंकाई हैं, ठीक है, और फिर आपके ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंक्यूलस है जो आपके लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक है, और उसके बाद आपके फेफड़े हैं। आइए समझते हैं। तो देखिए नोज जो है वो आपका क्या है, जैसे डाइजेशन में माउथ था एंट्री पॉइंट ऑफ फूड, वैसे ही नोज जो है वो आपका एंट्री पॉइंट ऑफ एयर है, ठीक है, यहीं से आपका जो है हवा अंदर जाती है। और जो नोज है ये सेप्टम नाम की हड्डी से जो है वो हुआ है, डिवाइड हुआ है, जो सेंटर में आपकी जो हड्डी है जो राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अलग करती है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। और नोज में क्या होता है, देखिए नाक में बाल होते हैं, हेयर होते हैं, और साथ साथ म्यूकस होता है। म्यूकस मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, जिसको कि हम बलगम बोलते हैं, या कान में हम उसको मैल बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं। तो म्यूकस जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑर्गन्स के अंदर, क्योंकि जो ये म्यूकस है यही आपके ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर म्यूकस जरूर प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर भी म्यूकस होता है, ठीक है। तो जो हेयर है म्यूकस है, तो इनका काम क्या है, सबसे पहला तो ये गर्मी प्रदान करते हैं, वार्मिंग, ठीक है, जो है वार्मिंग देते हैं, आपकी जो तापन प्रभाव देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो हवा है, ठीक है, वो ज्यादा अंदर जा पाती है, ठीक है, आपको गर्म रखते हैं, आपकी बॉडी का तापमान जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। साथ ही जो हेयर है भाई वो फिल्टरिंग और क्लीनिंग का भी काम करते हैं, कैसे, सफाई का। बाहर से जो हवा हमारे अंदर जा रही है, देखिए उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, 100 तरीके की और चीजें हैं जो हमें अंदर नहीं चाहिए। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नाक के बालों में फंस के वहीं पे जो है रुक जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कोई चीज, पुरानी कोई चीज खोलते हैं या पुरानी कोई किताब खोलते हैं तो एकदम से हमें छींक आती है। वो छींक एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, क्योंकि जो बड़े मोटे पार्टिकल्स हैं जो कि अंदर नहीं जाने चाहिए वो आपके नाक के बालों में फंस गए, जिसकी वजह से आपको छींक आई, और छींकते ही वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो इस तरीके से ये क्लीनिंग का काम जो है वो करते हैं, और साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, साथ साथ नमी प्रदान करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आर्द्रीकरण करते हैं। तो कैसे, म्यूकस जो है वो आप जानते हैं कैसा होता है, स्टिकी होता है, ठीक है, जो नाक में जो म्यूकस है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। इससे क्या प्रदान होती है, नमी जो है वो हमें प्रदान होती है, ठीक है। तो इसके कार्य आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हवा अंदर चली गई, अब हवा अंदर जाने के बाद कहाँ जाती है, तो ये आपके फेरिंग्स में जाती है, जिसको हम हिंदी में जो है ग्रसनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फेरिंग्स आपका क्या है, देखिए फेरिंग्स का काम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। फेरिंग्स एक ऐसा भाग है जिसमें खाना भी जा रहा है और हवा भी जा रही है। उसके बाद मैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपका जो खाना है फिर वो ईसोफेगस में चला जाता है जो कि आपकी फूड पाइप है, और जो हवा है वो विंड पाइप में चली जाती है जो कि आपका ट्रैकिया है, ठीक है। कैसे पता चलता है खाने को कि मुझे फूड पाइप में जाना है और हवा को कि मुझे विंड पाइप में जाना है, मैंने आपको बताया था एक ढक्कन होता है एपिग्लोटिस नाम का जो कि आपकी ट्रैकिया के ऊपर लगा होता है, कार्टिलेज का ये बना हुआ होता है, ठीक है। ये केवल तभी खुलता है जब हवा ने उसके अंदर जाना है। जब आप खाना खाते हैं तो वो ढक्कन जो है वो आपका बंद हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें जब अंदर जाएंगी, हवा और खाना, तो आपके फूड पाइप भी खुली है और विंड पाइप भी खुली है, और अगर गलती से भगवान ना करे खाना विंड पाइप में चला जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो खड़ी हो सकती है। तो फेरिंग्स एक ऐसी चीज है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी रोल है और जिसका आपका विंड ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रोल है, ठीक है, क्योंकि खाना और पानी दोनों जो है वो किस में जा रही हैं, फेरिंग्स में जा रही हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या है, ये थ्रोट का, ठीक है, ये आपके गले का वो हिस्सा है जो कि आपके माउथ के बिहाइंड है और नेजल कैविटी के बिहाइंड है, यानी कि कहने का मतलब है खाना भी इसमें जा रहा है और हवा भी इसमें जा रही है, और ये आपके ईसोफेगस से ऊपर और लेरिंग्स के ऊपर है, ठीक है। लेंथ इसकी देख लीजिए 12 से 14 सेंटीमीटर होती है, वैसे इतना कोई पूछेगा नहीं आपको डिटेल में, पर फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी देखिए ये रही आपकी टंग, ठीक है, यहां से आपने खाना खाया तो वो खाना आपका फेरिंग्स में जा रहा है, ये आपका फेरिंग्स है, ठीक है, और यहीं पे आपकी हवा भी जो है वो आपके अंदर जा रही है, ठीक है। आइए अब फेरिंग्स का देखिए क्या क्या काम है। एक तो आप देखिए आपका फूड और एयर के लिए पैसेज है, मैंने आपको बताया इसमें दोनों चीजें जाती हैं, खाना भी जाता है और हवा भी जाती है, तो दोनों के लिए पैसेज है।
वार्म करने का, ह्यूमिडिफाई करने का काम ये करता है, आर्द्रीकरण भी करता है, गर्मी भी मेंटेन करके रखता है। टेस्ट याद रखेंगे, एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग पे जो आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ हद तक फेरिंग्स जो है, ठीक है, इसके अंदर भी ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग्स मैंने आपको बताई थी, जो ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं वो आपकी टेस्ट और स्मेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके फेरिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। तो कहीं ना कहीं स्वाद का काम भी फेरिंग्स करता है। हियरिंग, देखिए ये कान से भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपके सुनने में, ठीक है, ये आपके मिडल ईयर में, जब हम ईयर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि फ्रंट ईयर होता है, मिडल होता है, और आपका जो है पीछे वाला ईयर होता है, ठीक है, बैक ईयर होता है। तो ये आपके मिडल ईयर के साथ कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ठीक है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, बचाव करके रखता है। जो टॉन्सिल्स हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज जो है टॉन्सिल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, स्पीच का भी काम करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम वो तो स्वर तंत्र करता है, पर कहीं ना कहीं जो फेरिक्स है, ठीक है, वो एक कमरा है जो कि लैरिंग्स के जस्ट ऊपर है, तो कहीं ना कहीं एक चैम्बर की तरह ये काम करता है आपके लैरिंग्स के लिए, तो सपोर्ट करता है लैरिंग्स को स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब देखिए लैरिंग्स, आप सब जानते हैं भाई, लैरिंग्स जो लड़कों में साफ हमें दिखता है एडम्स एप्पल, ठीक है, लड़कियों में नहीं दिखता है क्योंकि साइज का डिफरेंस होता है मेल और फीमेल के वॉइस बॉक्स का। तो इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, स्वर तंत्र भी बोलते हैं, स्वर यंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी रूट ऑफ द टंग से शुरू हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डिफरेंट सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल में, इनके साइज का अंतर होता है। मेल में जनरली ये लार्ज होता है, आपको वो दिख भी जाता है कई मेल्स के, ठीक है, जो आपको है क्लियरली वो दिख भी जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स काफी लगाई हुई हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है। सबसे पहला तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, भाषण जो है पैदा यही करता है, यहीं से आप कुछ बोल रहे हैं, आप यहाँ पे हाथ लगाइए, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, ठीक है, तो यहीं से आपके साउंड प्रोड्यूस होती है, स्पीच में काम देता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट कर, क्योंकि अब इसके बाद जो है आपका ट्रैकिया आने वाला है, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप खाना स्वालो करते हैं, जब आप खाना खाते हैं, तो लैरिंग्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है ताकि एपिग्लोटिस खुल सके, सॉरी, ताकि जो है आपका एपिग्लोटिस बंद हो सके, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपका जब आप खाना खाते हैं तो जो ट्रैकिया के ऊपर ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, वो बंद हो जाता है, ठीक है, अगर आप बोल नहीं रहे हैं। तो लैरिंग्स क्या करता है, उसके लिए जगह बनाता है ताकि ये ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद हो पाए, ठीक है। तो वैसे ये मदद करता है। एयर के लिए पैसेज वे है, ये ध्यान रखिए, लैरिंग्स में खाना नहीं जाता है, फेरिंग्स में खाना और हवा दोनों जाती हैं, लैरिंग्स में खाना नहीं जाता है, केवल और केवल हवा जाती है। साथ ही साथ ह्यूमिडिफाई करने का, फिल्टर करने का और नमी देने का काम ये करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया म्यूकस हर जगह पे प्रेजेंट है ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब आ रही है ट्रैकिया, जो आपका मेन रहता है लंग्स से पहले, तो यही आपकी जो है विंड पाइप है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन रहती है ये लैरिंग्स से नीचे की तरफ, ठीक है, तो लैरिंग्स से नीचे की तरफ होती है और नीचे तक जाती है, किस लेवल तक जाती है, जब तक कि ये दो हिस्सों में बट नहीं जाती, जो कि दो हिस्से फिर आपके लेफ्ट और राइट लंग में चले जाते हैं। हम पढ़ेंगे उनको, हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस जो है वो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे पेड़ होता है ना वैसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है नीचे की ओर, नीचे की ओर ऐसे आ रही है, फिर ये क्या होती है आपके दो भागों में जो है ऐसे बट जाती है, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या बोल देते हैं, फिर ब्रोंकाई बोल देते हैं। लेंथ देख लेंगे इसकी, 10 से 11 सेंटीमीटर के भीतर जो है इसकी लेंथ रहती है। ये आपकी श्वास नली है, ठीक है, ये देखो, तो ये आपकी पूरी ट्रैकिया है, ठीक है, ये पूरा आपका विंड पाइप है, ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। फिर ये आपका जो है बढ़ जाती है ब्रोंकाई में, ठीक है, प्लूरल जो है, एक को बोलते हैं ब्रोंकस, दो को बोल देते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई है, ये आपकी लेफ्ट साइड वाली होगी, ये आपकी राइट साइड वाली होगी, ठीक है जी। अब ये देखिए, आप एक चीज ऑब्जर्व करिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है कि जो आपका ट्रैकिया है इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई है। ये कार्टिलेज वही है जो कि आपका नाक में और कान में है, जैसे आपका कान है, अब इसको मोड़ के देखिए, ठीक है, तो ये हड्डी जितना कठोर भी नहीं है और इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि मोड़ते ही क्या हो जाए, कि मोड़ने पे ये क्या हो जाए, टूट जाए, ऐसा भी नहीं है।
तो ऐसे जो आपका टिश्यू है, हमें आपने टिश्यूज में भी, हमने ऊतकों में भी पढ़ा है कार्टिलेज और टेंडन, याद आ रहा है? ठीक है, कार्टिलेज और टेंडन जो है हमने पहले पढ़े हैं। तो जो ये आपका कार्टिलेज है, ये आपका ना तो हड्डी जैसा कठोर है, ना ही इतना सॉफ्ट है कि टूट जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है। तो ऐसी ही रिंग्स आपके ट्रैकिया में प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेज से बनी हुई रिंग्स। ऐसा क्यों है, ये समझना हमारे लिए जरूरी है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो कार्टिलेज है, वो जो आपका ट्रैकिया है, वो कार्टिलेज रिंग्स, सी शेप्ड, ऐसी ऐसी शेप की रिंग्स से बना हुआ है। कितनी? 16 से 20 होती हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट है, ऐसी पूरी बंद नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज रिंग्स क्यों है, ये रीजन है, ये बचाती हैं आपके ट्रैकिया को फ्रॉम स्कम्बिंग, ठीक है। ये आपके ट्रैकिया को सिकुड़ने से, हिंदी वाले देख लें भाई, और ओवर एक्सपेंडिंग, ठीक है, अधिक फैलने से जो है आपका बचाती हैं। कैसे? अब आप देखो, आप सांस लो, ठीक है, आपने जब सांस लिया, आपने अपने अंदर हवा भरी, तो ट्रैकिया, अगर आप मान लो बहुत ज्यादा सांस ले लो, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रैकिया ओवर एक्सपैंड होकर फट जाए। या फिर अगर आपने सांस रोक ली, मैंने अपना नाक बंद कर लिया, ठीक है, मैंने अपनी सांस रोकने की कोशिश करी, अब क्या हो सकता है कि ट्रैकिया सिकुड़ सकता है, स्कम्ब हो सकता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रैकिया भाई आपस में जुड़ गया, स्कम्ब हो गया, हवा ही नहीं जा रही अंदर। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए जो कार्टिलेज है, फिर वो मदद करता है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल शेप मेंटेन करके रखता है, कि आपका जैसे रबर बैंड होता है ना, जैसे इलास्टिक होता है, अभी मेरे पास है नहीं है इस समय पे, आप सबने देखा होगा रबर बैंड। तो आप उसको जब नॉर्मल स्टेट में रखते हैं, उसमें कोई ना कोई उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, फिक्स होती है। फिर उसके बाद आप उसको चाहे चाहे जितना मर्जी खींच ले, चाहे जितना मर्जी उसको आप कंप्रेस कर लें, ऐसे ही होता है ना, जितना मर्जी आप उसको खींच दें, जितना मर्जी जो है आप उसको कंप्रेस कर लें। तो रबर बैंड की तरह ही आपकी जो ट्रैकिया है, वो आपकी एक्सपैंड और कंप्रेस हो जाती है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं होती है कि वो फट जाए, और इतनी भी नहीं सिकुड़ती है कि वो आपस में चिपक ही जाए, ठीक है। तो कार्टिलेज रिंग इसीलिए उसको क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो क्या काम है ट्रैकिया का? एक तो सपोर्ट देना, पेटेंसी देना, ठीक है, सपोर्ट देना, ठीक है, और कफ रिफ्लेक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके नाक के बाल जो है वो जब आप हवा अंदर लेते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाने चाहिए हैं, मोटे साइज वाले, वो तो आपके नाक के बालों में फंस के ही बाहर निकल जाते हैं। पर कुछ जो है वो इतने फाइन होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि नाक के बालों को नहीं रोक पाते हैं। तो फिर वो कहाँ से वापस आ जाते हैं? ट्रैकिया से, ठीक है। तो ट्रैकिया जो है वो क्या करता है, वो कफ रिफ्लेक्स वाले जो पार्टिकल्स अंदर नहीं जाने चाहिए, वो ट्रैकिया में ही रुक जाते हैं, और छींक के माध्यम से जो है फिर वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी प्रोटेक्ट करता है। वार्मिंग का काम, फिल्टरिंग का काम, फिल्टरिंग का काम तो मैंने आपको बता ही दिया, चीज को जो है छानने का, हवा को छानने का काम, जैसे नाक के बाल करते हैं, वैसे आपका ट्रैकिया भी जो है वो भी करता है। अब ट्रैकिया ही मैंने आपको बताया, आगे जाके दो हिस्सों में जो है वो आपका बट जाता है, ठीक है। एक आपका जो है राइट ब्रोनकस हो जाता है, एक आपका जो है लेफ्ट ब्रोनकस। दोनों को इकट्ठे ब्रोनकाई बोलते हैं, प्लूरल, और एक बोलेंगे तो ब्रोनकस बोलेंगे, ठीक है। तो एक आपका राइट साइड पे हो जाता है, दूसरा आपका जो है लेफ्ट साइड पे हो जाता है। इसके बाद ये आपके कहाँ एंटर कर जाते हैं? फिर ये लंग्स में आपके एंटर कर जाते हैं, फेफड़ों में, ठीक है। अब आपको दोनों में फर्क ध्यान रखना है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। जो ये आपका राइट और लेफ्ट ब्रोनकाई है, ये ब्रोनकस है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है। देखिए, याद रखेंगे, जो राइट वाला है, ठीक है, जो आपका राइट साइड वाला है, जैसे ये मैं आपके सामने खड़ी हूँ, तो यहाँ पे मेरी राइट लंग होगी, यहाँ पे लेफ्ट होगी। आप क्योंकि मेरी तरफ देख रहे हैं, तो आपका वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट वाला है वो थोड़ा मोटा होता है और छोटा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा सा वर्टिकल होता है, जैसे ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है। जो आपका राइट साइड वाला है, ठीक है, मैं आपके हिसाब से हाँ, जो मैं है आपके हिसाब से बना रही हूँ, ठीक है। तो आप देखो, जो आपका लेफ्ट वाला है वो थोड़ा छोटा है और थोड़ा मोटा है, ठीक है, और ये मोर वर्टिकल है, थोड़ा सीधा है, ठीक है जी। कैसा है? थोड़ा ये आपका सीधा है। तो लेफ्ट ब्रोनकस से ध्यान रखेंगे, इसकी लेंथ जो है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास जो है होती है। और इसमें क्या फर्क है लेफ्ट ब्रोनकस से? जब ये राइट लंग में एंटर करता है, तो ये आगे फिर 3 ब्रांचेस में फर्दर टूट जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में क्या डिफरेंस है? जो राइट वाली है वो आपकी थोड़ी मोटी है और छोटी है, और थोड़ी सीधी है, इतनी ज्यादा स्लांट में नहीं है।
ठीक है। लेंथ इसकी अराउंड 2.5 सेंटीमीटर है, और साथ ही जब ये आपके राइट लंग में जाता है तो ध्यान रखेंगे 3 आगे शाखाओं में ये टूट जाता है। अगर हम लेफ्ट वाले की बात करें, लेफ्ट ब्रोंकस की, तो ये छोटा, ये पतला है, ठीक है, राइट वाले से थोड़ा पतला है और लंबा है। आप देखिए राइट वाले से ये लंबा है, इसकी लेंथ जो है आपकी अराउंड 5 सेंटीमीटर है, डबल है और अप्रोक्सीमेटली राइट वाले से। और जब ये लेफ्ट लंग में एंटर करता है तो ये 2 ब्रांचेस में टूट जाता है, ठीक है, ये 2 शाखाओं में जो है ये टूट जाता है। तो ये फर्क ध्यान रखिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बताइए कौन सा जो है आपका लंबा होता है, लेफ्ट या राइट, या कौन सा 3 हिस्सों में टूटता है, कौन सा 2 में टूटता है। तो इस फर्क को ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैंने इसकी अलग से स्लाइड जो है वो आपकी बना दी, और साथ ही आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपकी लेफ्ट वाली है, ठीक है, ये जो है आपकी लेफ्ट वाली है, तो लेफ्ट वाली देखिए आगे 2 में टूट रही है। मेन वाली को देखिए, इनको मत देखिए, इनको अभी हम समझेंगे, ठीक है। ये आगे 2 में टूट रही है, ठीक है, और देखिए थोड़ी लंबी है, ठीक है, इससे देखिए ये आपकी थोड़ी मोटी है और छोटी है, ये थोड़ी लंबी है और पतली है, ठीक है। और जो ये वाली है राइट वाली, देखिए मोटी है और छोटी है, और ये आगे देखिए 3 में टूट रही है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपकी ये वाली, ठीक है जी। तो ये 3 में टूट रही है, तो ये इमेज से भी आप चीज को ध्यान में रख सकते हैं। और ये देखिए, ये कार्टिलेज की रिंग्स आपको दिख रही हैं, इनका क्या काम है मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये डायग्राम से आप ध्यान में रख सकते हैं चीजों को। अब देखिए, जो आपकी ब्रोंकाई है, मैंने आपको बताया उनके आगे अब गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस बोलते हैं, उनको भी हम समझेंगे, ठीक है। पहले आप देख लीजिए फंक्शन क्या है ब्रोंकाई के। एक तो एयर की एंट्री को कंट्रोल करते हैं, कहने का मतलब है लेफ्ट में राइट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड एयर की एंट्री होती है, नियंत्रित होती है। वार्मिंग और ह्यूमिडिफाइंग का काम करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और साथ ही रिमूवल का काम ये भी करते हैं, ठीक है। तो फिल्टरिंग का काम कहीं ना कहीं आपका जो रेस्पिरेशन में हर एक ऑर्गन इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं फिल्टरिंग का काम जो है वो करता है। इसीलिए आप देखिए कि हमारी हवा कितनी गंदी है, ठीक है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं, पर फिर भी हम जल्दी जल्दी, तो ऐसे तो भाई जैसे ही सांस लिया हमें बीमार पड़ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन जो है वो फिल्टरिंग का काम जो है, छानने का, हवा को छानने का काम कर रहा है, ताकि प्योर एयर हमारे अंदर तक जो है वो जा सके। अब देखिए जो आपके ब्रोंकाई हैं, आगे देखिए कैसे इनके अंदर, ये थोड़ी जूम इमेज है, इसमें देखिए कैसे फिर आगे चेरी जैसे छोटे छोटे गोल गोल आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, चेरी जैसे गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, एल्वोलाई है। और जो आपकी ब्रोंकाई है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपकी ब्रोंकाई है, ठीक है, ये आगे देखिए शाखाओं में टूटी हुई है, ठीक है, उन शाखाओं के जो आगे छोटी छोटी शाखाएं और हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंकाइल्स बोल देते हैं। ब्रोंकाई के आगे जो और छोटी छोटी शाखाएं आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपकी ब्रोंकाइल्स हो जाती हैं। और इनके एंड पे, इनको अगर हम और मैग्नीफाई करें, तो इनके एंड पे ऐसे छोटे छोटे चेरी जैसे जो है छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनका क्या काम है, ठीक है। तो आप देखिए आपके हर एक टर्मिनल ब्रोंकाई, मतलब कि जो आपका पहले क्या है, आपकी ब्रोंकाई है, ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाइल है, ठीक है। तो उसको हम लोब्यूल बोल देते हैं, बेसिकली क्या बोल देते हैं, लोब्यूल बोल देते हैं। अब उसके अंदर क्या जा रही है, हवा जा रही है, हवा ही हमने अंदर इनहेल करी है। अब आगे ये किस में बट गया, ब्रोंक्यूलस में बट गया, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में बट गया, और उसके आगे फिर ये एल्वोलाई में चला गया, ठीक है, उसके आगे किसमें चला गया, एल्वोलाई में चला गया। ये थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप देखिए कितने हमारे अंदर एल्वोलाई होते हैं, बहुत हैरानी वाली बात है, 150 मिलियन एल्वोलाई, ठीक है, अराउंड आपके पास 150 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है भाई, 10 लाख होता है। तो इसको आप 10 लाख से जो है वो आप मल्टीप्लाई कर लें, भाई हम तो इतने गरीब हैं, हमें पता ही नहीं 10 लाख में कितनी जीरो आती है, चलो ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 15 इंटू 10 रेज टू पावर 1 3 और 7, 10 रेज टू पावर 7 एल्वोलाई। आप देखिए कितने सारे एल्वोलाई है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो इसको आप ध्यान रख, क्यों है, क्या इनका इंपॉर्टेंट काम है, तो भाई इनका काम है यहीं पे आपका गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है, यहीं पे जो है आपका गैस का एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ पे, एल्वोलाई में। तो दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका श्वसन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रिया आपकी कहाँ हो रही है, एल्वोलाई में। हमने शुरू में पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, आप जानते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम अपने अंदर एयर लेके जाते हैं। अब एयर में क्या क्या है, देखिए एयर में एक तो आपकी 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ 21% जो है आपकी ऑक्सीजन रहती है, बाकी की जो आप देख लीजिए आपकी जो बची हुई है, ठीक है, कितना हो गया, ये 9 हो गया, और 9 कुछ मतलब 1% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की गैसेस आपकी होती है, ठीक है। तो जब हम अंदर हवा लेके जा रहे हैं तो हम ये सब लेके जा रहे हैं अपने अंदर, पर हमें जरूरत किसकी है, हमारे ब्लड को जरूरत तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की है। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बाइंड होता है, ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ठीक है। तो मतलब जब हम अंदर हवा लेके जाते हैं, हम कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हमारे अंदर लेके आ रहे हैं, 21% ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, भाई आप सोचते होंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर ये बात आपको सुन के हैरानी होगी कि जब आप एक्सेल करते हैं यानी सांस छोड़ते हैं तब 16% ऑक्सीजन बाहर आती है और केवल 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। पर हम फिर ऐसा क्यों बोलते हैं, बचपन में ऐसा क्यों सिखाते हैं कि भाई व्हेन यू इनहेल एयर यू टेक इन ऑक्सीजन एंड व्हेन यू एक्सेल यू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस मेंटेन हो रहा है। देखिए पहले जब हम हवा ले रहे हैं तो अंदर जा रहा है 21% ऑक्सीजन और केवल 1% कार्बन डाइऑक्साइड, एक से भी कम। पर जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो आप देखिए वो 1% कार्बन डाइऑक्साइड या उससे भी कम कार्बन डाइऑक्साइड 4 या 5% पे पहुंच गई, और जो 21% ऑक्सीजन थी वो घट के 16 या 15% ही रह गई। तो इसीलिए हम वो, क्योंकि वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले ऑक्सीजन ज्यादा जा रही है अंदर, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर आ रही है। इसीलिए आपको सीधा ये सिखा देते हैं बचपन में कि भाई जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पर ऐसा नहीं होता, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब भी आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अंदर लेके जा रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तब भी आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों छोड़ रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, एल्वोलाई में ही हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे एल्वोलाई जो है वो आपका क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये आपकी ब्रोंकाइल है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ब्रोंक्यूलस में जो है ये आपकी बट गई है, और हर ब्रोंक्यूलस के एंड पे ये ऐसे गोल गोल जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यही आपके जो है एल्वोलाई है, ठीक है। काम क्या है इसका, मैंने आपको बताया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये करता है। तो देखिए रेस्पिरेशन आपकी दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल बाहरी, एक होती है इंटरनल, कहाँ गई भाई, हाँ इंटरनल यहाँ पे नहीं होती है, इंटरनल आपकी सेल्स में होती है, तो उसको समझेंगे। पहले आप देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिंपल सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है। आपने सांस ली, ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड कम आई, सांस छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर गई, ऑक्सीजन कम बाहर गई, ठीक है जी। तो ये जो आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड, ये आपकी कहाँ हो रही है, एल्वोलाई में ही हो रही है। उसके साथ साथ डिफेंस मैंने आपको बताया, ये तो ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गन जो आपका रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है सारे ही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया इनके अंदर जो है प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह, ठीक है, जो कि हमें किससे जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर आपने कभी बीमारी में अपना ब्लड टेस्ट कराया हो तो आपने देखा होगा ये चेक होते हैं आपके कि कहीं कम तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ये आपको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और साथ ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये आपका मदद करते हैं। अब लंग्स क्या है, फेफड़े क्या है, ठीक है। तो फेफड़े आपके भाई दो हैं, आप जानते हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, शेप इनकी कोन शेप्ड है, त्रिकोणे होते हैं, आपने देखा है, वेट 600 से 700 ग्राम के आसपास रहता है, लेंथ इनकी 20 से 24 सेंटीमीटर की, रंग इनका पिंकिश सा गुलाबी सा हल्का गुलाबी रंग होता है, ठीक है। लोब्स मैंने आपको बताया था, जो आपकी लेफ्ट वाली है वो लेफ्ट वाली जो है वो 2 में बढ़ती है और राइट वाली जो है वो आपकी हाँ वही, ठीक है, लेफ्ट वाली 2 में बढ़ती है और राइट वाली 3 में बढ़ती है, ठीक है। तो इतनी ही लोब्स बोलते हैं। याद रखेंगे स्टडी ऑफ लंग्स को हम पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्टडी ऑफ लिवर है उसको हेप्टोलॉजी बोलते हैं,
स्टडी ऑफ लंग्स को हम पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लंग्स के डॉक्टर को आप पल्मोनोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है। लिवर के डॉक्टर को हेप्टोलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक है जी। तो देखिए ये आपकी राइट लंग हो गई, ये आपकी जो है लेफ्ट जो है आपकी लंग हो गई है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना डिटेल हम तब पढ़ते हैं जब हम कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रहे हो। यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा डिटेल करने की हमें जरूरत जो है वो नहीं है। अब इसके अंदर लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायाफ्राम बोलते हैं। ये डायाफ्राम कैसा है, शायद यहाँ पे मैंने फोटो भी लगाई हो कोई, हाँ ठीक है, ये देखिए ऐसा डोम शेप का, ठीक है, जैसे मंदिर की मस्जिद की दीवार होती है ना डोम शेप्ड, उस शेप का ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो आपका जस्ट लंग्स के नीचे होता है। और बना किससे होता है, ये कार्टिलेज से जो है ये आपका बना होता है, ठीक है। ये आपका क्या करता है, आपकी चेस्ट को, आपकी छाती को आपके पेट वाले हिस्से से, एब्डोमेन से अलग करता है, ठीक है। तो एक तरीके की बेल्ट है बीच में जो आपकी पेट और छाती को अलग कर रही है। अगर कभी आपने जिम वगैरह करा हो, आप कभी कोर पे आपने वर्क करा हो, तो यही वाली चीज आप देखेंगे दर्द होती है, ठीक है। जो सबसे पहले एब्स बनने शुरू होते हैं वो आपकी डायफ्राम वाली जगह पे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि यही आपकी छाती को और आपके पेट को जो है ये आपके अलग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये काम, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ब्रीदिंग में, ठीक है। जब आप सांस ले, ब्रीदिंग क्या है, देखिए ब्रीदिंग एक चक्कर है जिसमें आप एक बार सांस ले रहे हैं और दूसरी बार सांस छोड़ रहे हैं, तो ये एक वन साइकिल ऑफ ब्रीदिंग है। वन साइकिल ऑफ ब्रीदिंग क्या हुआ, सांस लिया, ठीक है, और सांस छोड़ा, ये हुआ वन ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें जो है ये आपका रोल प्ले करता है डायफ्राम। कैसे, आप देखिए जब आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, लेके देखो फटाफट सांस जब आप ले रहे हो तो आप अपने चेस्ट के अंदर हवा भर रहे हो, ठीक है। जब आप चेस्ट के अंदर हवा भर रहे हो तो भाई चेस्ट आपकी एक्सपैंड होगी, लंग्स आपकी एक्सपैंड होंगी। तो डायाफ्राम क्या करता है, नीचे की तरफ को मूव करता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ेगा और नीचे की तरफ मूव होगा। भाई उसने जो लंग्स हैं उनके लिए जगह बनानी है, क्योंकि जब आपकी हवा अंदर आप भर रहे हो तो वो एक्सपैंड होगी, ठीक है। तो उसके लिए जगह बनाने के लिए डायफ्राम क्या करता है, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ को मूव करता है और सिकुड़ जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। और उल्टा होता है कब, जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर आके अपनी जगह पे आके रिलैक्स करता है, चिल मारता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है कि भाई बताइए जब इंसान सांस अंदर लेता है तो डायाफ्राम कहाँ को जाता है, जब सांस छोड़ता है तो डायाफ्राम कहाँ को जाता है, ठीक है। तो जब आप सांस ले रहे हैं, भाई बड़ा लॉजिकल है, तार्किक है, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप अपने फेफड़ों को फुला रहे हैं, उसमें हवा भर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो एक्सपैंड होंगे। आपका जो रिब केज है वो बाहर की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। आप फील भी कर सकते हैं जब आप सांस लेते हो आपका रिब केज बाहर की तरफ को मूव करेगा। तो उसके लिए जगह बनाने के लिए डायाफ्राम भाई थोड़ा नीचे जाएगा, भाई जगह बनाओ, ठीक है। जब आप बस में बैठे हो, कहीं बैठे हो, किसी के लिए सीट बनाए तो आप मूव करते हो ना, तो वैसे ही डायाफ्राम मूव करेगा, ठीक है, और टाइट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और जब हवा छोड़ेंगे आप, जब आप हवा छोड़ देंगे, जब आप एक्सेल आउट करेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाएगा। कैसे वापस आएगा, ऊपर की तरफ को मूव करेगा और रिब केज भी अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे कि इनहेलेशन के टाइम क्या होता है और एक्सहेलेशन के टाइम जो है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम भी मैंने लगा दिया है। अब देखिए आपकी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कैसे हो रही है, मैंने आपको बताया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है, एल्वोलाई पे जो है आपकी नेटवर्क ऑफ थिन कैपिलरीज होती है, इसमें खून की छोटी छोटी जो है नालियां होती हैं। तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, आपका ब्लड से कहाँ को चला जाता है, एल्वोलाई के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो एल्वोलाई से ब्लड के अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मैंने आपको बताया जब भी गैसेस मूव करती हैं तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, ये हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था, ठीक है। जब आप बाहर से सांस अंदर लेके जा रहे हैं तो बाहर वाली जो हवा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। उस समय पे आपके एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में रच जाएगा, ठीक है। और अब जब बाहर वाली हवा का ऑक्सीजन ब्लड में रच गया तो अब बाहर वाली जो हवा अंदर आई थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो वो हवा फिर बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा डिटेल में जाने की जो है जरूरत नहीं है, बस आप प्रोसेस याद रखिए किस प्रक्रिया से होती है आपकी रेस्पिरेशन, तो डिफ्यूजन होती है गैसेस की, ठीक है, प्रसार होता है।
इंटरनल रेस्पिरेशन अब क्या है, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन आपकी दो तरीके की होती है, एक तो बाहरी होती है और एक आपकी अंदरूनी होती है। अब यहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि मैम आप कब से बोल रहे हो कि जो हम खाना खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है, खाना खाते हैं एनर्जी देता है। एनर्जी तो अभी तक बन ही नहीं रही है, अभी तक तो बस यही बता रहे हो कि सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है। तो ये थी आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाहर से आपने अंदर हवा ली और क्या हुआ, ऑक्सीजन आपके ब्लड में रच गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर चला गया। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, ये आपका सेलुलर लेवल पे होता है, ठीक है। ये आपका कहाँ होता है, टिश्यू और सेल लेवल पे होता है। इसमें आपका क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन, जो ब्लड है, ठीक है, जो आपका जिसमें आपका ऑक्सीजन है, जब ये ब्लड आपका सेल्स के पास पहुंचता है, टिश्यूज के पास पहुंचता है, ठीक है। टिश्यूज से कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा। फिर सेल्स के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिससे जो ये ऑक्सीजन है ये आपका एनर्जी में बदल जाएगा, और वही एनर्जी जो है आपकी फिर किस में यूज होती है, आपकी बॉडी को ऊर्जा देती है। याद होगा आपको, हमने सेल्स में पढ़ा था कि एक एटीपी नाम का जो है स्ट्रक्चर, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते थे। ये एटीपी और कुछ नहीं है, ये वही एनर्जी है जो आपको खाना खाने से मिलती है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन आपकी क्या है, अंदरूनी श्वासन आपका क्या है, आंतरिक श्वासन आपका क्या है, जो कि आपका टिश्यूज के अंदर, उत्तकों के अंदर हो रहा है। और उत्तकों के अंदर क्या है, उत्तक किससे बने हैं भाई, सेल से ही तो बने हैं, कोशिका से ही तो बने हैं। कहने का मतलब है कि जो हवा आपने बाहर से ली, जब ऑक्सीजन आपके खून के अंदर रच गया, अब वो खून जो है वो उत्तकों के पास जा रहा है, वहां से कोशिकाओं के पास जा रहा है, सेल्स के पास जा रहा है। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से वो कैसे एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, कैसे ऊर्जा बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो हम बोलते हैं, ठीक है। तो O2 जो है वो, क्योंकि आपको मैंने बताया जो खून हमारे अंदर दौड़ रहा है, जब हमने बाहर से अंदर हवा ली थी तो ऑक्सीजन उसके अंदर रच गया था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से। तो अब खून में ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल में ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो खून से है वो सेल की तरफ जाएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से खून की तरफ जाएगी, ठीक है। फिर से वही साइकिल होगा, आप हवा लेंगे, फिर ऑक्सीजन आएगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, वो साइकिल आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब आपका ये क्या हो रहा है, आप देखिए कि ऑक्सीजन आपका जो ब्लड स्ट्रीम में था, जो आपका ब्लड से, जो कहां से आया था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से आया था, बाहरी श्वसन से आया था, ठीक है। तो वो वाला जो आपका ऑक्सीजन था, ठीक है, वो अब जो ब्लड में है ये आपका कहाँ चला गया, ये आपका जो है अब सेल में चला गया। अब सेल इसका क्या करता है, ये सेल ये वही करेगा, उस ऑक्सीजन को किस में बदल देगा, ये एनर्जी में जो है ये आपका उसको कन्वर्ट कर देगा। तो आइए फटाफट देखते हैं। और CO2 का क्या होता है, तो भाई CO2 जो है वो आपकी सेल्स से, क्योंकि आप देखिए सेल में पहले क्या था, ये आपकी मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, ये आपकी कोशिका है, इसमें न्यूक्लियस होगा, तो बाहर जो है भाई खून दौड़ रहा है, अब इस खून में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अंदर क्या है, इस समय पे ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कैसे मूवमेंट होगी, ऑक्सीजन यहां से यहां आएगी, हायर से लोअर की तरफ आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसे आपका डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो है अब ऑक्सीजन देखिए किसके पास आ गई, कोशिका के पास आ गई। अब देखते हैं कि ये सेल, ठीक है, इसका क्या करता है, ठीक है। तो अब ये सेल इसका क्या करेगा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरनल रेस्पिरेशन की, जो आपकी सेल के अंदर हो रही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो इसका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो रिस्पायर्ड ऑक्सीजन है, ये आपका क्या करेगा, रिलीज ऑफ एनर्जी करेगा, ऊर्जा का उत्पादन जो है वो आपका करेगा। अब ये ऊर्जा का उत्पादन भी जो है दो तरीके से होता है, ठीक है, समझेंगे। सबसे पहले तो सिंपल देखेंगे क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज है आपको मैंने बताया था, अब ये ग्लूकोज कहां से आया, अब सबसे बड़ा सवाल ये ग्लूकोज कहां से आया, तो भाई ये ग्लूकोज आपका वही है जो डाइजेशन से आपकी बॉडी ने स्टोर करा था, ठीक है। जो हमने खाना खाया था, जो कि आपका मैंने आपको बताया था, जो खाना हम खाते हैं वो ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन से, या कह लीजिए ग्लूकोज के तरह स्टोर हो जाता है। और स्टोर किस में होगा, सीधी सी बात है भाई, कोशिकाओं में स्टोर होगा,
सेल्स में स्टोर होगा। तो ये वही ग्लूकोज है जो आपका डाइजेशन से आया हुआ है, खाना खाने से आया हुआ है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन आपका आया रेस्पिरेशन से, जो आपने रेस्पिरेशन करी, ठीक है, वहां से आपका ऑक्सीजन आया। तो मैंने आपको इसीलिए बोला था कि जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन है वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो जो ग्लूकोज आपका खाना खाने से आया था और जो ऑक्सीजन आपकी रेस्पिरेशन से आई, तो सेल के अंदर क्या होता है, ये दोनों, ये जो ऑक्सीजन है ये इस ग्लूकोज को, ठीक है, किस में बदल देता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में और एनर्जी में बदल देता है, ठीक है। किस में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसी से हम बाद में जोड़ेंगे क्या? एक्सक्रीशन। जो आपकी बॉडी से मल बाहर निकलता है और जो यूरिन, पेशाब बाहर निकलता है, वो क्या होता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड और यही वाटर होता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता बॉडी को नहीं है, उसको जरूरत किसकी है? एनर्जी की है। तो आप देखिए सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कैसे जुड़े हुए हैं। अभी देखना, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी, कैसे आपके बॉडी के अंदर खून दौड़ता है, ठीक है, गंदा खून कैसे प्योरीफाई होके आपका साफ खून में बदलता है, तो उसमें भी ये चीज आएगी। तो कैसे आपके लाइफ प्रोसेसेस सारे के सारे एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आपका जो ऑक्सीजन है उसने आपका ग्लूकोज को किस में बदल दिया? एनर्जी में बदल दिया। हमारा फोकस होना चाहिए किस पे? एनर्जी पे, ठीक है। अब ये भी आपका देखिए प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक तो हम बोलते हैं एरोबिक, ठीक है, एरोबिक, इसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य, ठीक है, बाह्य श्वसन। ये आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी में आप नॉर्मल स्टेट में बैठे और अपना नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना आपके अंदर जा रहा है। पर कई बार क्या होता है, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, काफी देर से कंटिन्यूअसली, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी सांस चढ़ रही है, ठीक है। वैसे ही जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप देखते हैं हमें क्या होता है, हमें सांस चढ़ती है, हम क्या करते हैं, फिर हम जल्दी 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 सांस लेके ऑक्सीजन ज्यादा अंदर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि उस समय पे हमें डिस्कंफर्ट क्यों महसूस होता है? इसीलिए महसूस होता है क्योंकि जितना ऑक्सीजन आपके सेल को चाहिए है ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए, उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है और बॉडी को एनर्जी चाहिए है ज्यादा, क्योंकि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है भाई, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं बहुत देर से। तो वो अब क्या हो रहा है, बॉडी को एनर्जी चाहिए है ज्यादा, ऑक्सीजन उसको मिल रहा है कम, क्योंकि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होती है, तो आपकी होती है अवाह्य, ठीक है, अवाह्य श्वसन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये आपका किसमें होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कह लीजिए, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन की कमी में। अब ऐसा नहीं होता ना, कई बार भाई, हमेशा मेरे को लगता है सबके साथ ये हुआ होगा, कभी ना कभी आप बचपन में कहीं किसी जगह में बंद जरूर हुए होंगे, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे भी कुछ छुपन छुपाई वगैरह खेलते हैं, तो कभी बक्से में बंद हो जाते हैं, कभी अज्ञान नहीं तो और छोड़िए लिफ्ट में कभी ना कभी बंद हुए होंगे। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जो है हम उसी टाइम पे मर जाते हैं। हमारी बॉडी कुछ देर तक जो है ग्लूकोज को एनर्जी में बदल पाती है। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि उस समय पे हो रहा है अवाह्य श्वसन। पर देखिए ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसीलिए आपने देखा कि कहीं ज्यादा देर तक अगर सांस घुटा जाए तो फिर मौत हो जाती है इंसान की, ठीक है। तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जब आपको नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना आपके सेल को चाहिए है ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए, उतना नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, ठीक है। मतलब आप नॉर्मल जैसे बैठे हैं, जैसे इस समय पे आप मेरे को सुन रहे हैं, तो आप कहीं बैठ के, मैं उम्मीद करती हूँ बैठ के अच्छे से सुन रहे होंगे, ठीक है। तो इस समय पे आपके अंदर नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रही है, तो आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा, आप अपना चिल कर रहे हैं आराम से, ठीक है, सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। पर यही अगर आप भागते हुए मेरी वीडियो को सुनना शुरू कर दें तो आपको सांस चढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तब क्या होगा, आपका अवाह्य श्वसन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए प्रोडक्ट्स में फर्क है। जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर जो है एनर्जी बनती है, पर साथ में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड।
ये वही एसिड है जो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बाह्य श्वसन करते हैं, तो आप देखिए एनर्जी के साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये है नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है, ये है आम जिंदगी, ठीक है। मेंटोस जिंदगी में क्या होता है, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनिमल्स पे फोकस करेंगे, यीस्ट वाला बाद में देखेंगे, हम फोकस करेंगे इन एनिमल्स, क्योंकि हम भी तो एनिमल ही है ना एक तरीके से, और इसको आपने महसूस भी करा होगा, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड को आपने महसूस भी करा होगा। जो आपको भाई दर्द होता है ना, दर्द, जब आप जिम शुरू करते हैं या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ देर तक, कुछ दिनों तक जो है आपकी मांसपेशियों में दर्द रहता है, ठीक है, सोर हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, वो इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से होती हैं। तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो आपके मसल्स सोर होते हैं वो क्यों होते हैं जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, अवाह्य श्वसन हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तो नहीं है, पर ऑक्सीजन मिल रहा है, पर कम मिल रहा है। वो कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए है बॉडी को, ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए भाई उतना ऑक्सीजन भी तो चाहिए है ना। इसीलिए आप देखिए जितने भी भाई अच्छे एथलीट्स होते हैं, कोई भी होते हैं, ये लोग डेली एक्टिविटी करते हैं, डेली अपना रूटीन, चाहे कोई मैच आ रहा है चाहे नहीं कर रहा है, पर वो अपना रूटीन मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर यूज टू हो जाती है। ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छी मशीन है, ठीक है। आप एक हफ्ता अच्छे से एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको एक हफ्ते बाद दर्द फिर महसूस नहीं होगा, आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी उस चीज की, ठीक है। तो यही आपकी ना फिर नॉर्मल हार्ट बीट ही, आप देखिए जो एथलीट हैं उनकी नॉर्मल हार्ट बीट एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है। कहने का मतलब है कि वो नॉर्मल भी जब बैठे भी है ना, तो भी वो एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पा रहे हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनकी बॉडी यूज टू हो चुकी है, ठीक है। तो जो ये लैक्टिक एसिड बनता है भाई, जब आप शुरुआत में कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो यही जो है ये आपका दर्द करता है। क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए है ज्यादा, उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए जो ग्लूकोज है वो एनर्जी में बदल तो रहा है, पर साथ साथ में लैक्टिक एसिड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह पे क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, जिसकी वजह से आपके मसल जो है वो आपके स्टिफ हो जाते हैं, दर्द होती है। यीस्ट में क्या होता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। यही प्रोसेस जो है आपका यूज करा जाता है अल्कोहल बनाने में, ठीक है। तो अल्कोहल आपकी कैसे बनती है, ये देखिए इसमें क्या बन रही है, इथाइल अल्कोहल बन रही है, ठीक है। एनर्जी तो बन रही है, साथ साथ में आपकी इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस से आपकी शराब जो है वो बनाई जाती है, यीस्ट को फर्मेंट करने से। कहने का मतलब है कि यीस्ट को ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखने से क्या बन जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट आपको याद होगा हमने पढ़ा था फंगाई होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना जो 5 किंगडम्स हैं उनमें से फंगाई के किंगडम में बिलोंग करता है यीस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ साथ में आपकी इथाइल अल्कोहल और साथ साथ में आपकी ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी जो है आपकी वो बन जाती है, ठीक है जी। तो ये आपकी हुई दो तरीके की रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है जी, एरोबिक और एनारोबिक। तो अब देखेंगे कि हमने अभी तक क्या देखा। हमने अभी तक देखिए ये देख लिया, हमने इस लाइन का मतलब अच्छे से समझ लिया, फूड गिव्स अस एनर्जी। तो थर्ड क्लास में या मेरे को लगता है फोर्थ क्लास में ये लाइन हमें पता होती है ना, कि जो फूड है वो हमें एनर्जी देता है। कैसे देता है, आज वो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में बदलता है, ठीक है, ऊर्जा में बदलता है। तो आप देखिए दो तरीके ये याद रखेंगे भाई, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दो तरीके की जो मैंने आपको रेस्पिरेशन बताई है, एक आपकी एरोबिक होती है, बाह्य होती है, जो आपकी कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। उसमें आपका क्या बनता है, जो आपने ग्लूकोज स्टोर करा था खाना खाने से, ठीक है, डाइजेशन के बाद जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर हुआ था, वही ऑक्सीजन जो है जो हमें मिल रहा है, वो ऑक्सीजन उसको किस में बदल देता है, एनर्जी में बदल देता है, साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर यही एनर्जी है जो आपकी बॉडी यूज करती है, ठीक है। इसी एनर्जी को आपकी बॉडी जो है वो क्या करती है, फिर इस्तेमाल करती है, ठीक है। और साथ ही देखिए आपकी जो
बाकी है ये एनारोबिक। तो एनारोबिक के केस में याद रखेंगे, ह्यूमंस के केस में या एनिमल्स के केस में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, मतलब कि आप नॉर्मल से ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है, उस केस में आपकी जो है लैक्टिक एसिड जो है वो आपका बनता है साथ में, जिसकी वजह से मसल्स में, मांसपेशियों में जो है वो आपका दर्द रहता है कुछ दिनों तक। और देखिए जो आपका यीस्ट है, उस केस में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, अवाह्य आपका श्वसन होता है, तो एनर्जी के साथ साथ इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रक्रिया को आपका अल्कोहल बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए भी जो है वो आपका यूज करा जाता है। एक तो शराब बनती है भाई फ्रूट्स से, है ना, जैसे आपका अंगूर हो गए, ठीक है, इनसे, एक यीस्ट से बनती है, तो वो इस तरीके से आपकी बनती है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब सेल्स में देखिए क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा और अंदर डिटेल में जाएंगे तो आप देखिए जो ग्लूकोज है ये आपका पहले कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। सेल, आप जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है, जीव, जो उसका जीव द्रव्य है वो साइटोप्लाज्म है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो दो भागों में बटा होता है, साइटोप्लाज्म जो आपका सेल के अंदर है और न्यूक्लियोप्लाज्म अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, वो आपका कहाँ है, साइटोप्लाज्म में स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका जो साइटोप्लाज्म है में जो ग्लूकोज है वो पहले किस में बदलता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पायरोवेट में, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, पायरोवेट में बदलता है। और उसके बाद जो है फिर डिपेंड करेगा कि आपका क्या सिचुएशन है, क्या ऑक्सीजन पूरी तरह से प्रेजेंट है, क्या ऑक्सीजन थोड़ा कम है, या फिर पूरा ही नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप देखिए फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, मैंने आपको बताया था, फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या बनाने शुरू कर देता है, एटीपी। वो एटीपी ये एनर्जी ही है, ठीक है, जिसको बार बार हमने एनर्जी लिखा हुआ है ना, वो यही एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो है आपकी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। भाई एक ना चीज होती है जिसको बोलते हैं कर्ब्स साइकिल, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका हाई लेवल पे जाके आता है, पर ये कर्ब्स साइकिल होता है इसके लिए, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये कैसे हो पाता है, कर्ब्स साइकिल नाम की एक चीज होती है जो होती है सेल के अंदर, जिसके बाद ये आपका एटीपी बन जाता है, ठीक है। तो इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या याद रखना है कि जो पायरुवेट है वो आपका कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में, ठीक है। और फिर पायरुवेट जो है वो आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स कैसे बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनाता है, और साथ में क्या बाई प्रोडक्ट आपका निकलेगा, ठीक है, साथ में क्या बाई प्रोडक्ट आपका निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि जो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कैसी है, ठीक है, ऑक्सीजन की फुल सप्लाई है या फिर ऑक्सीजन की कम सप्लाई है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है। अगर तो फुल सप्लाई है तो भाई एटीपी के साथ साथ क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो आपका फिर एक्सक्रीशन से बॉडी से बाहर हो जाएगा, ठीक है, समझेंगे इसको जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। और अगर आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन है, थोड़ा कम है, तो एटीपी तो बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, साथ साथ में आपका लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और यीस्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया है, एनर्जी बनती है बिल्कुल, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो साथ में आपका क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और इनको हम बोल देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये होती कहाँ है, ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, इसीलिए इसीलिए आपको याद होगा जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने बोला था कि जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। क्यों होते हैं भाई ये पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे आपकी एनर्जी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। याद आ रही है, ठीक है, मेरे को लगता है अभी पिछला रिवाइज ही नहीं कर रहे होंगे, साथ साथ में जाके देखना, अब सेल चैप्टर में नोट्स को खोलना तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। इसको, एटीपी को हम और क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जैसे पैसा है ना भाई, जिससे दुनिया का चक्कर चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी ही तो है जिसकी वजह से पूरा संसार चल रहा है, ठीक है, वैसे ही आपका एनर्जी करेंसी क्या है, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज किस करेंसी में होता है,
तो वो वही आपका एटीपी मॉलिक्यूल है, अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में जो है ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, कर्व्स साइकिल नाम की एक चीज होती है, उस साइकिल में क्या होता है क्या नहीं, इतना डिटेल में हमें जाने की जो है वो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जब तक हम एंड में पहुंचेंगे इस वीडियो के, आपको रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो जिसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे थे वो आपकी ब्रीदिंग थी। ब्रीदिंग में सिंपल क्या है, बाहरी श्वसन है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना रेस्पिरेशन दो तरीके की है, एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। ये आपकी सेल से बाहर हो रही है। इसमें क्या है, आपने बाहर से सांस ली, बाहर से हवा ली, कहने का मतलब आपने सांस ली और सांस छोड़ी। इसमें क्या हो रहा है, आपकी लंग्स फूल रही हैं, डायाफ्राम नीचे की ओर जा रहा है, और साथ में जो आपके एल्वोलाई हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज रहे हैं। तो ये आपकी सिंपल ब्रीदिंग है, व्हेन यू इनहेल इन ऑक्सीजन एंड व्हेन यू एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर जबकि जो आपकी रेस्पिरेशन है ये आपकी इनसाइड द सेल हो रही है, जो अभी मैं आपको दिखा के चुकी हूँ। ठीक है, जो अभी मैंने आपको पीछे चार्ट दिखाया है कि जो आपके सेल के अंदर का जो ग्लूकोज है वो जो ऑक्सीजन लेता है फिर उससे कैसे एनर्जी बनाता है, वही प्रक्रिया आपकी क्या है, रेस्पिरेशन है। इसी को हम जो है इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, अंदरूनी श्वसन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ब्रीदिंग क्या है, सिंपल इनहेलिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। इसमें कोई भी एंजाइम्स आपके इन्वॉल्व नहीं है। जबकि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो इसमें क्या होता है, आपका फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, आपकी जो फूड है वो एनर्जी में बदलती है। हालांकि देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल के विदाउट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा सेल को भी ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, जो बाहरी श्वसन से आ रहा है वही ऑक्सीजन तो सेल को मिल रहा है ना। तो बाहरी श्वसन के बगैर अंदरूनी श्वसन भी नहीं हो सकता है। पर अंदरूनी श्वसन में क्या हो रहा है, आपका खाना जो है ग्लूकोज जो कि आपका स्टोर था वो किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में जो है बदल रहा है। इसके लिए बॉडी को एंजाइम्स की आवश्यकता जो है वो रहती है। ठीक है जी, इसको एंजाइम की आवश्यकता जो है वो रहती है। तो देखिए रेस्पिरेशन सारे सेल्स करते हैं बॉडी के। ठीक है, ब्रीदिंग केवल और केवल लंग्स करते हैं। ब्रीदिंग में केवल और केवल क्या इन्वॉल्व है, आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसमें आपकी हर बॉडी का एक एक सेल इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए हर सेल, हमने क्या पढ़ा था शुरू में सेल चैप्टर की पहली लाइन, सेल इज लिविंग, सेल जीवित है। सेल जीवित कैसे है, ठीक है, क्योंकि हर सेल जो है वो आपका क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी देता है। कैसे देता है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और फिर वही एनर्जी आपकी बॉडी यूज करती है कार्य करने के लिए। ठीक है, ब्रीदिंग जो है ये आपकी क्या होती है, एनर्जी यूज करती है। क्यों, ब्रीदिंग जो, जब आप सांस ले रहे हैं, पढ़ा है ना, जब सांस लेते हैं तब भी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। ठीक है, जब सोते हैं तब भी बॉडी कैलोरी बर्न करती है, क्योंकि सांस तो आप हमेशा ले रहे हैं और हमेशा छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, रिब के छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, डायाफ्राम छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है, उल्टा इसमें जो है बॉडी एनर्जी, जो आपकी बॉडी है उसको एनर्जी चाहिए है। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्क रहता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर। ब्रीदिंग आपकी सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर लेना। रेस्पिरेशन में आपका जो खाना है जो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर्ड है उससे कैसे ऊर्जा बनती है, ठीक है, एनर्जी बनती है, वो आपकी क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन हो जाती है। तो ब्रीदिंग एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। रेस्पिरेशन एक इंटरनल प्रोसेस है जो आपकी बॉडी की हर एक कोशिका कर रही है, एवरी सेल इज डूइंग दैट। ठीक है, और इसमें आपकी उल्टा एनर्जी क्या है, प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा निकलती है, जो कि आपकी बॉडी फिर आगे कार्य करने में इस्तेमाल करती है। ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का जो फर्क है, आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिए इसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है आपकी बात है, आपने एक चीज सुनी होगी अपने बचपन में
ठीक है, उससे मैं इसको रिलेट करती हूँ। बचपन में क्या, वैसे भी हो सकता है सबको पता ही हो कि क्यों होता है ऐसा। आपने सुना होगा कि हमें हमेशा बोलते हैं कि भाई रात को जो है कभी भी आप पेड़ों के पास मत जाइए, बोलते हैं ना, सैर करनी है सुबह करो। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सैर सुबह करो, रात को मत करो? ठीक है, देखिए प्लांट्स में समझिए इस बात को, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो अब देखिए प्लांट्स में दो चीजें हो रही हैं। आप जानते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और क्योंकि प्लांट्स जीवित हैं तो भाई ये ब्रीदिंग भी तो कर ही रहे होंगे ना, कहने का मतलब है रेस्पिरेशन भी तो कर ही रहे होंगे ना। ये जीवित कैसे हैं, इनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस तभी कर पाएंगे जब एनर्जी होगी। तो कहने का मतलब है कि ब्रीदिंग ये भी कर रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे पौधे भी सांस ले रहे हैं। तो अब आप देखिए फोटोसिंथेसिस होती है डे टाइम में, जब तक आपका सूरज है, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस को होने के लिए सनलाइट की आवश्यकता है। तो फोटोसिंथेसिस में आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब कहने का मतलब है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। पर जब रात है, ठीक है, रात को क्या होता है, ठीक है भाई, क्या होता है रात को? देखो जो प्रकाश संश्लेषण है वो बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपका नहीं हो पाता है रात को, तो रात को केवल और केवल ब्रीदिंग हो रही है। ब्रीदिंग में कहने का मतलब है कि पौधे भी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। दिन में भी हो रही है ये ब्रीदिंग दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है, पर फोटोसिंथेसिस केवल और केवल दिन में हो रहा है। कहने का मतलब है कि केवल और केवल दिन में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा जो बन रही है प्लांट्स में वो ज्यादा है। क्यों है ज्यादा भाई? क्योंकि ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया आप जानते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बनता है, साथ में ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज्यादा प्लांट्स ज्यादा बना रहे हैं जितना कि वो ले रहे हैं। देखिए ब्रीदिंग में वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ब्रीदिंग तो देखिए सांस तो 24 घंटे चल रहे हैं ना, तो वो दिन में भी चल रहे हैं रात में भी चल रहे हैं। तो दिन में क्या हो रहा है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं ब्रीदिंग में। तो वो फोटोसिंथेसिस करके उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दे रहे हैं और ले कम रहे हैं। तो जब आप दिन में सैर करते हैं तो आप बोलते हैं ना कि वो फ्रेश एयर है, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है वो सारा टाइम ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है दिन टाइम में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका दिन में ज्यादा है ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग हो रही है मतलब कुछ ऑक्सीजन वो कंज्यूम भी कर रहे हैं बाहर से पौधे, पर जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा वो इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है बंद। तो रात को वो भी हमारी तरह ही नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो रात को सैर नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो हवा उस टाइम पे है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बड़ी भरी हुई है। ठीक है, तो दिन में स्पेशली सुबह सुबह जब सनलाइट आपकी सनराइज होता है उस समय पे आपका सैर करने का सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि उस समय पे जो हवा है वो फ्रेश है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू रात के समय में। तो रात के समय में तो भाई पौधे भी हमारी तरह ही हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखिए जो ब्रीदिंग की प्रक्रिया है वो हर एक जीवित, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हर एक जीवित जंतु आपका जो है वो आपका परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ आ गया होगा कि कैसे जो हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट होता है। मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।